नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। आज सुरक्षा से जुड़ी हुई दो ऐसी खबरें हैं जो आगे चल करके हमारे देश के सुरक्षा परिदृश्य को बदलने वाली हैं। इनमें क्या प्रगति होगी, कैसे होगी, ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन जो आज खबरें बन के आ रही हैं उनसे लगता है कि भारत और चीन के बीच संबंध अच्छे होंगे और हमारी जो रक्षा प्रणालियां हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए जो राजनाथ सिंह जी जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने जो घोषणा की है उसका भी बहुत मायने है। आज 26 अगस्त है और 26 अगस्त को जो दो खबरें उनकी हम समीक्षा करेंगे, तो आइए देखते हैं। पहली और सबसे महत्वपूर्ण खबर यह है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी चीन में हैं। बीजिंग में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर 25वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता हो रही है और इस बातचीत के बीच अजीत डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात भी की। चीनी पक्ष की ओर से यह भी कहा गया है कि भारत और चीन को अपने संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक कूटनीतिक मुलाकात है या फिर इसके पीछे भारत चीन सीमा पर कोई बड़ा संदेश छिपा हुआ है। क्या LAC पर तनाव कम करने की दिशा में कोई नई पहल होने वाली है और क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की संभावित भारत यात्रा से पहले दोनों देशों के बीच माहौल तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ आज दूसरी बड़ी खबर भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है। अर्थात अब भारतीय रक्षा कंपनियां आवश्यक योग्यता, प्रमाणन और नियामकीय प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद इन तकनीकों के आधार पर उत्पादन कर सकेंगी। तो आज के कार्यक्रम में हम समझेंगे डोभाल चीन क्यों गए हैं, 25वीं वार्ता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है और भारत चीन सीमा पर असली चुनौती क्या है। DRDO की मिसाइल तकनीक भारतीय कंपनियों को देने का फैसला भारत की सैन्य ताकत को कैसे बदल सकता है। आइए शुरू करते हैं अजीत डोभाल चीन में। सबसे पहले बात करते हैं अजीत डोभाल की चीन यात्रा की। अजीत डोभाल सिर्फ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ही नहीं हैं, बल्कि भारत चीन सीमा प्रश्न पर भारत के विशेष प्रतिनिधि भी हैं। दूसरी तरफ चीन की ओर से विदेश मंत्री वांग यी विशेष प्रतिनिधि की भूमिका में हैं। यही दोनों नेता भारत चीन सीमा विवाद जैसे संवेदनशील मुद्दों पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत करते हैं। आज बीजिंग में इसी व्यवस्था के तहत 25वें दौर की वार्ता हो रही है। यह कोई सामान्य बैठक नहीं है, क्योंकि भारत और चीन के बीच लगभग 3800 किलोमीटर लंबी विवादित हिमालयी सीमा है। कई दशकों से दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर मतभेद हैं। 2020 के बाद गलवान की घटना ने इन संबंधों को और गंभीर बना दिया था। इसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच कई स्तरों पर बातचीत हुई। कुछ क्षेत्रों में सैनिकों की तैनाती और गश्त के तरीकों को लेकर समझ बनी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सीमा विवाद पूरी तरह समाप्त हो गया है। यही कारण है कि विशेष प्रतिनिधि स्तर की बातचीत अभी भी बेहद महत्वपूर्ण है। चीन के उपराष्ट्रपति से डोभाल की मुलाकात अब इस यात्रा की एक और महत्वपूर्ण बात है। आज अजीत डोभाल ने चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग से मुलाकात की। इस मुलाकात में सीमा पर शांति और स्थिरता के साथ साथ दोनों देशों के संबंधों पर भी चर्चा हुई। चीनी सरकार समाचार एजेंसी के अनुसार हान झेंग ने कहा कि भारत और चीन को द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अब यहाँ हमें यह बात समझनी होगी, कूटनीति की भाषा बहुत सावधानी से चुनी जाती है। जब दो बड़े देशों के बीच वरिष्ठ नेता बात करते हैं और कहते हैं कि संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टि से देखना चाहिए, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि दोनों देश सिर्फ तत्काल सीमा तनाव पर नहीं बल्कि पूरे संबंधों को स्थिर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है
कि सीमा विवाद खत्म हो गया है। हमें यहाँ तथ्य और अनुमान को अलग रखना होगा। असली मुद्दा LAC है। अब ये सवाल है कि LAC आखिर है क्या। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा है। LAC कोई अंतिम रूप से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। यही कारण है कि दोनों देशों के सैनिकों के बीच कई क्षेत्रों में गश्त को लेकर अलग अलग धारणाएं रही हैं। सीमा विवाद का सबसे कठिन हिस्सा यही है कि दोनों पक्षों की सीमा की धारणा कई जगह अलग अलग है। इसलिए जब गश्त होती है तो विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है और इसी वजह से बातचीत बेहद जरूरी है। 2020 के बाद गलवान की घटना जब हुई थी, उसके बाद भारत और चीन के संबंधों में बड़ा बदलाव आया है। भारत ने सीमा पर बुनियादी ढांचे, सड़क, पुल, हवाई पट्टियों और सैनिकों की तैनाती पर विशेष ध्यान बढ़ाया है। भारत का स्पष्ट संदेश रहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता के बिना सामान्य द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाना आसान नहीं होता। यही बात आज की बातचीत को महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि सीमा पर शांति सिर्फ सैनिकों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसका असर व्यापार, निवेश, कूटनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी पड़ता है। क्या चीन के साथ संबंध सामान्य हो रहे हैं? अब यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या भारत और चीन के रिश्ते सामान्य हो रहे हैं? इसका जवाब है कुछ क्षेत्रों में सुधार के संकेत दिखाई दिए हैं, लेकिन इसे पूर्ण सामान्यीकरण कहना जल्दबाजी होगी। दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है, उच्च स्तरीय संपर्क भी बढ़े हैं, लेकिन सीमा विवाद अभी भी एक मूलभूत मुद्दा है और इसीलिए भारत का दृष्टिकोण यही रहेगा कि सीमा पर शांति और स्थिरता आवश्यक है। शी जिनपिंग की संभावित यात्रा इस घटनाक्रम को और महत्वपूर्ण बनाती है, क्योंकि 2026 सितंबर में भारत में आने की संभावना है, क्योंकि भारत इस वर्ष ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। भारत में जिनपिंग की आने की संभावना बहुत प्रबल है। हालांकि यात्रा को लेकर अंतिम आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर यह यात्रा होती है तो भारत चीन संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटना होगी और उससे पहले अजीत डोभाल और वांग यी के बीच बातचीत को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बड़े नेताओं की बैठक से पहले अक्सर अधिकारी स्तर पर कई संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत होती है। भारत की प्राथमिकताओं को मोटे तौर पर समझें तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है सीमा पर शांति और स्थिरता। भारत ये नहीं चाहता कि सीमा पर तनाव फिर से उस स्तर तक पहुँचे जहाँ सैनिक आमने सामने आ जाएं। इसके साथ भारत यह भी चाहता है कि सीमा पर जो व्यवस्थाएं बनी हैं उनका पालन हो। भारत के लिए दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है आपसी विश्वास, क्योंकि सीमा पर विश्वास के बिना बाकी संबंधों में स्थिरता लाना कठिन है। चीन क्या चाहता है? चीन भारत के साथ अपने संबंधों को पूरी तरह टकराव की दिशा में नहीं ले जाना चाहता। भारत और चीन दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, दोनों ब्रिक्स जैसे मंचों पर साथ हैं, दोनों का क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव बढ़ रहा है। इसलिए दोनों देशों के बीच संवाद बनाए रखना दोनों के हित में है। लेकिन सीमा विवाद पर समाधान भी बहुत जरूरी है। यही कारण है कि विशेष प्रतिनिधि वार्ता का महत्व बना हुआ है। अब आते हैं क्योंकि चीन का विस्तारवादी जो रवैया हमेशा से रहा है वो अपने पड़ोसी देशों के बीच में अपनी घुसपैठ बनाए रखने के लिए माना जाता है और उसका यह प्रयास कई बार सामने आ चुका है, चाहे वो अरुणाचल का मामला हो, चाहे वो लेह लद्दाख का मामला हो। क्योंकि चीन जो है हमेशा अपने पड़ोसियों की ज़मीन को हड़पने में ज़्यादा विश्वास रखता है। हालांकि जो उसने गलती 1962 के आसपास की थी वो इस समय गलती करने की हैसियत नहीं है उसकी, क्योंकि इस समय यहाँ पर जो सरकार बैठी हुई है तो इस प्रकार मतलब ऐसी सरकार है जो जैसे को तैसा करने की अपनी हिम्मत रखती है और जवाब देती है, जैसा कि हमने 2020 के गलवान की झड़प में भी देखा। अब हम चलते हैं दूसरी खबर की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने DRDO की सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की विकसित तकनीक भारतीय रक्षा उद्योग को देने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला इसलिए बड़ा है क्योंकि भारत लंबे समय से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। DRDO तकनीक विकसित करता है, लेकिन किसी तकनीक को प्रयोगशाला से निकालकर बड़े पैमाने पर उत्पादन तक पहुंचाना अलग चुनौती है।
यही भारतीय उद्योग की भूमिका आती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का मतलब बहुत आसान भाषा में समझते हैं। डीआरडीओ किसी मिसाइल प्रणाली की तकनीक विकसित करता है, लेकिन हर मिसाइल को डीआरडीओ की अपनी फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर बनाना जरूरी नहीं है। तकनीक को योग्य भारतीय कंपनियों को दिया जा सकता है, फिर वे निर्धारित नियमों, परीक्षण, प्रमाणन और गुणवत्ता मानकों के अनुसार उत्पादन कर सकती हैं। इससे उत्पादन की क्षमता बढ़ सकती है और यही इस फैसले की सबसे बड़ी खासियत है। सेना को इसका फायदा क्या मिलेगा? उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और देश के अंदर ज़्यादा कंपनियां रक्षा उत्पादन करने में शामिल होंगी। और चौथा होगा, विदेशी निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। युद्ध या आपात स्थिति में उत्पादन क्षमता का महत्व बहुत बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ एक सावधानी जरूरी है। सिर्फ तकनीक ट्रांसफ़र होने से तुरंत बहुत बड़ी संख्या में मिसाइलें नहीं तैयार हो जाती। इसके लिए उत्पादन लाइन, कच्चा माल, गुणवत्ता परीक्षण, प्रमाणन, प्रशिक्षित कर्मचारी और समय सब जरूरी है। एमएसएमई को भी मौका आज के फैसले का बहुत पूर्ण पहलू है। एमईएस को मौका देना, यानी छोटे और मध्यम उद्योगों को भी रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में अधिक भागीदारी का अवसर मिल सकता है। बड़ी मिसाइल प्रणाली सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाती, उसमें हजारों प्रकार के छोटे छोटे उपकरण और उप प्रणालियाँ लगती हैं। इसलिए यदि भारतीय एमएसएमई इसमें शामिल होते हैं तो तंत्र की क्षमता बढ़ सकती है। चीन के संदर्भ में इसका महत्व अब दोनों खबरों के साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ अजीत डोभाल चीन में सीमा वार्ता कर रहे हैं और दूसरी तरफ मिसाइल उत्पादन क्षमता मजबूत करने की दिशा में भारत कदम उठा रहा है। तो एक ऐसी खबरें हैं दोनों जिनसे निश्चित तौर पर भारतीय सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। जैसा कि हमने देखा कि चीन और भारत की जो वार्ता है, इससे क्या होगा कि जब कहीं अशांति होती है तो सरकारों का ध्यान अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से हट कर करके, उत्पादन की लाइन से हट करके सेना की जो वहाँ पर सुदृढ़ता है, मजबूती है, उसको बनाने में लग जाता है। और यही कारण है कि तब फिर सरकार का ध्यान जब इधर उधर भटकता है तो उत्पादन और दूसरी चीज़ों पर फर्क पड़ता है। अब डीआरडीओ का जो फैसला है, रक्षा मंत्री ने जो डीआरडीओ की तकनीक को, इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपको डीआरडीओ ने 1-2 मिसाइलें बनाई और 1-2 मिसाइलें बनाने में उसमें टाइम लगता है, क्योंकि हर चीज़ परखी जाती है। उसका मटेरियल क्या होगा, उसके अंदर तकनीक कौन सी होगी, वो कैसे काम करेगी, उसको बनाना और बड़े पैमाने पर बनाना, उसमें बहुत फ़र्क होगा। डीआरडीओ के पास इतना बड़ा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं है कि वो फैक्ट्रियाँ हों, उसके पास छोटे छोटे उसके पास लैब्स टाइप के होते हैं। और जब उनको कहीं अपना अनुसंधान करना होता है तो ऐसी जगह पर उनका जो है परीक्षण कर लेते हैं। तो अब जब डीआरडीओ की तकनीक बाहर आएगी, अब रक्षा मंत्रालय क्या करेगा कि डीआरडीओ ने जो तकनीक दी है, जो मिसाइल है, मिसाइल में तमाम प्रणालियाँ लगती हैं, उसमें ईंधन कैसे चलेगा, उसका इंजन कैसे काम करेगा, वो आगे कैसे बढ़ेगी, वो अपना पेलोड कैसे ले जाएगी, और वहाँ पर ये सब करने के लिए तमाम छोटे छोटे डिवाइसेस लगे होते हैं। अब वो डिवाइसेस तो क्या होता है कि हर कंपनी सब चीज़ नहीं बनाती है, वो क्या करती है, छोटी छोटी कंपनियों को ये चीज़ें दे देती है, कहती है कि ठीक, आप इलेक्ट्रिकल का जितना भी सामान है, आप इलेक्ट्रिकल का ये सामान आप बनाएंगे और अमुक सामान आप बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक के चिप्स वगैरह आप बनाएंगे, इस वास्ते जो चिप लगेगी वो आप बनाएंगे, ऐसे करके देते हैं। इससे क्या होता है, बहुत बड़े एक क्षेत्र के लिए और बहुत बड़े लोगों के लिए रोजगार मिलता है। और अच्छा तकनीक हो या जो भी हो, जब कोई चीज़ बनाई जाती है, आप छोटी सी देख लीजिए, मोटरसाइकिल आप देखते हैं, मोटरसाइकिल जब बनती है तो उसके रिम कहीं बनते हैं, उसका मडगार्ड और कहीं बनता है, चेन और कोई बना रहा है, हेडलाइट और कोई बना रहा है। बड़ी कंपनियां अपने यहाँ चेचिस बनाती हैं, कभी कभी तो चेचिस भी खरीदती हैं और असेंबल करके दे देती हैं। लेकिन हमारे पास जब वो मोटरसाइकिल आती है तो पूरी कंप्लीट आती है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम होता है कि इसका जो है मडगार्ड किसने बनाया, चेन किसने बनाई, स्प्रोकेट किसने बनाए, इसका ट्यूब किसने बनाया, टायर किसने बनाया, ये नहीं पता होता है।
ये सब कंपनियां जो है, बड़ी बड़ी कंपनियां छोटी छोटी कंपनियों से खरीदती। इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं डीआरडीओ ने जब तकनीक दी है तो तकनीक बाहर आकर के छोटे छोटे सामानों के लिए सबको जो है दिया जाएगा। इससे एक रोजगार का सृजन होगा, लोगों को उसका जो है नौकरियां मिलेंगी, और देश में जो बाहर से खरीदी जाने वाली तकनीकें हैं, मिसाइलें हैं, उन पर विराम लगेगा। अपने भारत की जो धनराशि है, पैसा है, अपने यहाँ ही रहेगा। ये हमारे लिए एक अच्छा कदम होगा। तो ये 2 खबरें थी। मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों खबरें अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी लगी हों तो इनको लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।